नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बार फिर से हाजिर हूं इजराइल फलस्तीन और इसके बहाने दुनिया भर की अपडेट्स लेकर। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है फलस्तीन से, जो साफ आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन भविष्य के बारे में बहुत बड़ा इशारा कर रही है, वो आ रही है फिदायीन हमलों को लेके। दरअसल तेल अवीव में, जो इजराइल की राजधानी है, परसों अचानक खबर आई कि वहां एक विस्फोट हुआ है और विस्फोट में कुछ लोग घायल हुए हैं। पता यह चला कि वो फिदायीन विस्फोट था। एक आदमी अपने शरीर पे बम बांध के आया था और उसने विस्फोट किया। ऐसा लगा था कि जिस तरह से ये वेस्ट बैंक वगैरह में लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसके चलते नाराज किसी शख्स ने यह काम किया होगा, लेकिन बाद में हमास ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और हमास का जो बयान आया उससे ऐसा लगता है कि हमास अपनी टैक्टिक्स बदल रहा है, फिदायीन हमले साथ में शुरू कर रहा है। और अगर ये शुरू हुआ तो इजराइल में एक नए दौर की शुरुआत होगी जो बेहद खतरनाक होगी। आप जानते हैं हमास के लड़ाके वैसे भी जानते ही हैं कि कभी भी उनको मारा जा सकता है। जान की कोई बहुत ज़्यादा उनकी कीमत तो वो मानते नहीं हैं। लगातार जंग के मैदान में हैं, ऐसे में अपने शरीर पे बम बांध के किसी गाड़ी के सामने कूद जाना, किसी भीड़ में चले जाना, किसी दुकान में चले जाना, ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन इजराइल के अंदर इससे जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे वो बड़े डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे। मेरे जैसे आदमी के लिए जो युद्ध के हर हाल में खिलाफ होता है, इस तरह की घटनाएं डिस्टर्ब करने वाली तो हैं, लेकिन ये भी सोचना होगा कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। इजराइल जिस तरह से लगातार जुल्म कर रहा है, जिस तरह से लगातार, अभी कल की बात है कि एक स्कूल के ऊपर हमला करके 30 के आसपास लोगों को मार दिया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। वो विजुअल में यहां नहीं दिखा सकता, वो विजुअल दिखाने का मतलब ये होगा कि यूट्यूब को बहाना मिल जाएगा ये वीडियो ब्लॉक करने का। वैसे भी जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आप जस्ट कल्पना कर सकते हैं उस विजुअल की। हो सकता है आपने ट्विटर पर देखा भी हो, जिसमें दसियों बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, खून से पूरी तरह से डूबी हुई। ये इंसानियत तो छोड़ दीजिए, ये मतलब क्या है, हैवानियत से भी आगे की कोई चीज है जो इजराइल लगातार किए जा रहा है और जिसकी वजह से हमास शायद अपनी जो टेक्निक है उसको बदल रहा है और टेक्निक बदल के सीधी लड़ाई के साथ साथ इन फिदायीन हमलों का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो जैसा मैंने आपको बताया वो बेहद खतरनाक होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ब्लिंकन साहब इजराइल आए हुए हैं, ढेर सारे बयानात उनके भरे हुए हैं। उन्होंने इजराइल से कहा कि वेस्ट बैंक में जिस तरह से हिंसा हो रही है, जिस तरह से फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, वो गलत है। अब कहते वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अमेरिका की हकीकत यह है कि खुद ब्लिंकन साहब और अमेरिकी सरकार के कई सारे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं, उनके पास दोहरी नागरिकता है। वो अमेरिका के भी नागरिक हैं और इजराइल के भी नागरिक हैं, और लगता ऐसा है कि बेसिकली वो इजराइल के नागरिक हैं, इजराइल के लिए ही काम करते हैं और इजराइल के लिए ही काम करने के लिए वो मंत्री बने हुए हैं। ब्लिंकन साहब भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि वहां पर सीज फायर होना चाहिए और इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो गया है, हमास को भी सीज फायर के लिए राजी होना चाहिए। हमास ने एक लंबा चौड़ा अपना बयान जारी किया है और उस बयान में बहुत साफ साफ बताया है कि वो सीज फायर के लिए राजी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इजराइल गजा के जितने भी एंट्रेंस पॉइंट हैं उन पर और रफा का जो बॉर्डर है उस पर भी, जो उसका फाइनल बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर भी पूरा का पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। आप जानते हैं इजिप्ट के साथ वो बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर पे भी पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। जितने एंट्री पॉइंट हैं उस पर भी कंट्रोल रखना चाहता है। जंग कभी भी दोबारा शुरू करने का हक चाहता है। ये हक चाहता है कि उन्हीं को रिहा करे जिनको वो चाहे, चाहे फलस्तीन कितनी भी डिमांड करे। तो इजराइल दरअसल एक ऐसा सीज फायर चाहता है, ऐसी जंगबंदी चाहता है जिसमें जंग बंद नहीं होगी और पूरी की पूरी तरह से कब्जा बना रहेगा इजराइल का गजा के ऊपर। अब ऐसी जंगबंदी का प्रपोजल सब जानते हैं कि सिनवार तो कम से कम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि इस बार जो सीज फायर प्रपोजल हुआ है उसमें सबकी बात सुनी गई है, फला ढिमका, लेकिन सीज फायर में पहली चीज होनी चाहिए जो वो होना चाहिए परमानेंट सीज फायर, यानी ये वायदा कि अब वो वहां पर कोई हमला नहीं करेगा। यही वायदा करने के लिए अगर इजराइल तैयार नहीं है तो वो सीज फायर प्रपोजल कैसा है ये आपको बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं, अगर लगातार इजराइल के वीडियोस देख रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि इजराइल दरअसल चाहता है कि इल्लीगली उसका पूरा कब्जा गजा के ऊपर बना रहे और अमेरिका अपने इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए किसी भी हालत में एक सीज फायर कराना चाहता है, चाहे वो कितना भी फर्जी क्यों ना हो। इसीलिए फिलहाल तो हमास इस पे राजी होता हुआ दिख नहीं रहा है।
अगर ये थोड़ा और झुकते हैं, अगर ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमास की कुछ और शर्तें शामिल करते हैं, तब तो सीज फायर हो सकता है, वरना वो होगा जो हिजबुल्लाह के साथ शुरू हो चुका है। जी, कल रात को हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया है इजराइल के ऊपर। मेटुला है, मिसगांव आम है, कफार गिलाडी, किरियाट शिमोना, मनारा, मार्गोलियाट, तेल हाय, कफार युवाल, बेत हिलाल, इन सारी जगहों पर जो बेसिकली गोलन हाइट्स के आसपास है, नक्शे में आप देख पा रहे होंगे, जो बॉर्डर एरिया लगा हुआ है, वहां पर हमला किया है। इस हमले में खबर आ रही है कि संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है, कई सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोग मारे भी गए हैं। एक सैनिक के मारे जाने की बात तो इजराइल भी कर रहा है कि हमारा एक सैनिक मारा गया है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 1 से ज्यादा लोग मरे भी हैं। और इसके पहले इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर यानी लेबनान में हमला करके इसी तरह की हरकत कर चुका है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहां जंग की शुरुआत हो चुकी है इस तरह के हमले। और इस हमले में खास बात यह थी कि हिजबुल्लाह के ज्यादातर ड्रोन्स के बारे में पहले से इजराइल को पता ही नहीं चला। इजराइल ये दावा करता है कि वहां एक इतना शानदार सिस्टम है उसके पास कि कोई भी ड्रोन अगर कहीं से आता है तो वो पहले से ही इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन इस बार वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इसके पहले भी हिजबुल्लाह ने बिना हथियार वाले ड्रोन भेजे थे जो काफी जरूरी, जो काफी इंपॉर्टेंट इनके सिक्योरिटी कंसर्न वाले इलाके हैं, उन इलाकों में वो ड्रोन पहुंचे थे। उनकी तस्वीरें आई थी इंटरनेट पर, जिससे ये समझ में आ रहा था कि हिजबुल्लाह का जो मामला है, हिजबुल्लाह का मामला हमास की तरह इनके लिए आसान नहीं होगा। ड्रोन तो हमास ने भी काफी फेंके थे, लेकिन उससे किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ जो ये जंग इनकी शुरू हुई है, इसमें इजराइल का नुकसान शुरू हो चुका है, नुकसान हो रहा है। ये हिजबुल्लाह के रेजिडेंशियल इलाकों में लगातार ड्रोन गिरा रहे हैं, तो ये तय है कि हिजबुल्लाह भी एक वक्त के बाद रेजिडेंशियल इलाकों में बम गिराएगा। और कितनी अजीब बात है कि इनके बम से लेबनान के नागरिक मारे जाएंगे और उनके बम से, लेबनान के बम से इजराइल के नागरिक मारे जाएंगे। आम नागरिकों की हत्या होगी, आम लोगों के घर टूटेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल कहीं जंग रोकने को तैयार नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान भी आया कि अब हमारा जो फोकस है वो साउथ की जगह नॉर्थ की तरफ हो रहा है, यानी हमास की जगह हिजबुल्लाह की तरफ हो रहा है। तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह से जंग के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। उधर ईरान लगातार बयान पे बयान दिए जा रहा है। अब उसके बयानों पे कितना भरोसा कर सकते हैं, कितना नहीं, ये हम नहीं जानते। कल उनके एक प्रवक्ता का बयान आया जिसमें वो कह रहे थे कि इजराइल को अभी हमारे हमले के लिए और वेट करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि जब तक सीज फायर का मामला चल रहा है, अमेरिका के साथ उसका समझौता हुआ है कि वो कोई हमला नहीं करेगा। अगर सीज फायर की बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाएगी उसके बाद ही हमला करेगा। हालांकि ईरान जो है वो जंग से हमेशा बचता रहा है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन इराक ईरान वार के बाद उसने कोई जंग सीधी लड़ी नहीं है। तो इस बार वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये जो बातें हैं ये हवाई बातें रह जाएंगी या वाकई जमीन पे उतारी जाएंगी, ये सब देखने वाला मामला होगा। और इन सब के बीच जो फलस्तीनी हैं उनका लगातार मारे जाना, उनका लगातार परेशान होना। अब मतलब इस समय तक कंडीशन ये है कि 80% जो इलाका है गजा का, वहां से लोगों को डिस्प्लेस किया जा सकता है। यानी गजा के 80% लगभग लोग जो हैं वो लगातार डिस्प्लेसमेंट में हैं। इस जगह से उठा के वहां रखा जा रहा है, उस जगह से उठा के यहां रखा जा रहा है। हर जगह को कहा जाता है कि ये सेफ है, लेकिन उसके बाद एक बम गिरता है और वहां बच्चे मारे जा रहे हैं। जो कंडीशंस वहां पे हैं उनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। ये जो बच्ची का वीडियो आप देख रहे हैं, ये बच्ची सारी दुनिया से सवाल कर रही है, खास तौर पे अरब मुल्कों से सवाल कर रही है कि हमारी इस तरह की हालात है, लेकिन आप चुप क्यों हैं। ऐसे में मैं आपको एक खबर दूं, एक अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस है, उनका नाम है सैब्रीना कारपेंटर। जाहिर सी बात है वो मुसलमान नहीं है, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने फलस्तीन के बच्चों के लिए फंड रेज करना शुरू किया है और अभी तक $3 करोड़ से भी ज्यादा की रकम इकट्ठा कर चुकी हैं वो फलस्तीन के बच्चों के लिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, दरअसल कल बांग्लादेश से एक वीडियो आया जिस वीडियो में दिखाया गया कि वहां के कुछ स्टूडेंट ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो डीन है उनके कमरे में घुस गए और वहां पे कुरान का पाठ किया। वो नाराज थे इस बात पे कि पहले पब्लिकली कुरान पढ़ने से वो मना कर रहे थे, उसके बाद डीन साहब को निकाल दिया गया। मैंने कहा कि बांग्लादेश में क्रांति नहीं हुई है, रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है, काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ है और कट्टरपंथ जहां भी आता है वहां सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। बांग्लादेश के नागरिक कल को पछताएंगे। जब मैंने ये कहा तो कई लोगों ने कमेंट किया कि
ऐसा वैसा, मतलब उन लोगों को बांग्लादेश में यह कट्टरपंथ का आना बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सीधी सी बात है भाई कि यूनिवर्सिटी जो होती है वो कुरान या गीता पढ़ने के लिए नहीं होती है। यूनिवर्सिटी अपने सब्जेक्ट पढ़ने के लिए होती है, और वहां अगर जबरदस्ती कुरान और गीता पढ़वाया जाएगा तो बर्बादी ही होगी। बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप जहां पे अल्पसंख्यक हैं, जहां माइनॉरिटी हैं, वहां आप ये चाहते हैं कि वहां तो सेकुलरिज्म हो। आखिर आरएसएस भी क्या चाहता है? यही चाहता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में गीता का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, हमारे जो डीन हो वो धार्मिक लोग हो, टीका लगा के जाएं, हमारा पूरा माहौल हिंदू राष्ट्र जैसा हो। यही तो चाहता है आरएसएस। और जब आरएसएस ये चाहता है तो आपको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एक माइनॉरिटी के तौर पर आपको इसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश में जहां मेजॉरिटी हैं आपके रिलीजन के लोग, वहां ये सब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। वहां मंदिर जलाए गए, वहां हिंदुओं को मारा गया, वहां पूरा इस्लामाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप जहां मेजॉरिटी में हैं वहां आप धार्मिक राष्ट्र और कट्टरपंथ का समर्थन करेंगे, तो आप जहां माइनॉरिटी में हैं वहां की मेजॉरिटी को भी अपने यहां कट्टरपंथ के समर्थन में आप सहयोग देंगे। आप नहीं जानते हैं कि आप किस तरह से ऐसा करते हुए आरएसएस का सपोर्ट कर रहे हैं। और अब आगे सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था, इस एक्टर की, सबरीना कारपेंटर, जिस तरह के कपड़े इसने पहने हुए हैं, किसी को बुरा लग सकता है कि वो इस तरह के कपड़े क्यों पहनी है। लेकिन सीधी सी बात है, ना तो वो मुसलमान है, ना तो वह आपका दीन मानती है, और ना ही वो किसी भी तरह से कोई धार्मिक क्रियाकलाप करती हुई दिखाई दे रही है। वो डांसर है, सिंगर है, लेकिन उसके सीने में एक दिल धड़कता है जो फलस्तीन के बच्चों को मरता हुआ देखकर, परेशान होता हुआ देखकर, रोटी के लिए तरसता हुआ देखकर परेशान होता है। और इसके चलते वो पैसे इकट्ठा करके $3 करोड़, आप सोचिए, जिंदगी भर ₹1 ना कमाए, ये पैसा रख ले तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन ये मेहनत करके, ये पैसे इकट्ठा करके वो फलस्तीन के बच्चों को भेज रही है। लेकिन जहां कट्टरपंथ का राज है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, या ऐसे कितने ही अरब देश हैं जहां पर बिल्कुल उम्मत का राज है, वो फलस्तीन के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। याद रखिएगा, लिबरल जहां होंगे, जहां कम कट्टरपंथी होंगे, जहां ऐसे लोग होंगे, मुझे भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, जो ये तो जानते हैं और मानते भी हैं कि सबको अपने धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार है, लेकिन ये भी मानते हैं कि सत्ता को, प्रशासन को सेकुलर होना चाहिए, उसको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भेद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा हक के साथ खड़े होंगे। आप दीन और उम्मत की बात करते रह जाएंगे, लेकिन असल में कौन खड़ा है? अमेरिका में अगर स्टूडेंट सड़क पर आए, उन्होंने प्रशासन की लाठियां झेली। अगर इंग्लैंड में स्टूडेंट सामने आए, अगर इंग्लैंड में रोज जुलूस निकल रहा है, अगर स्पेन जैसी कंट्री में जुलूस निकल रहा है, अगर नॉर्वे जैसी कंट्री में जुलूस निकल रहा है, अगर जापान जैसी कंट्री में जुलूस निकल रहा है, तो ये मुसलमान और उम्मत के लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म को मानते हैं, अपने मजहब को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंसानियत को मानते हैं, जो फलस्तीन के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहां इंसानियत के ऊपर हमला हो रहा है। मैं अगर तमाम रिस्क उठाकर यहां वीडियोस लगातार बनाता हूं तो इसलिए नहीं कि मेरा मजहब कोई वो कहता है या मेरे मजहब के लोग वहां पे हैं। मैं तो नहीं हूं मुसलमान, मैं तो हिंदू हूं, लेकिन मैं ये बातें कहता हूं। हजारों मुसलमान, हजारों हिंदू, हजारों ईसाई, हजारों यहां तक कि यहूदी भी आज खड़े होकर फलस्तीन पे आवाज इसलिए उठाते हैं, मजहब के लिए नहीं, वो इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर इंसानियत के साथ धोखा हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा ही है कि वहां पर भूख को एक हथियार बनाया जा रहा है, लोगों को भूखा रखा जा रहा है ताकि लोगों से अपनी बात मनवाई जा सके। इजराइल वहां पर मासूमों के साथ अत्याचार कर रहा है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। इसलिए इसे अपील मान लीजिए, दोबारा जो लोग इस तरह का सोचते हो दोबारा एक बार सोच कर देखें। अगर जहां पे आप बहुमत में हैं वहां आपको धार्मिक राज्य चाहिए, तो फिर जहां आप अल्पमत में हैं वहां आप सेकुलर राज्य कैसे मान सकते हैं? सेकुलरिज्म इसीलिए जरूरी है। आप चाहे चोटी रखिए, चाहे तिलक लगाइए, कशका खींचिए, चाहे आप दाढ़ी रखिए, रोजे रखिए, नमाज पढ़िए, ये आपकी आजादी होनी चाहिए। किसी भी मुल्क में हर रिलीजन को उसकी आजादी मिलनी चाहिए। फलस्तीनियों को उनकी आजादी मिले, इसीलिए हम उनके हक की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो अकलियत है, जो अल्पसंख्यक है, उसको भी यह अधिकार मिलना चाहिए। कल को अगर आजाद फलस्तीन मुल्क बनेगा और वहां जो यहूदी रहते हैं, वहां जो ईसाई रहते हैं, उनके धार्मिक अधिकारों पर कोई हमला होगा तो भी हम सवाल उठाएंगे। हक के साथ खड़े रहने का मतलब यह होता है कि किसी के साथ गलत हो उसके साथ खड़ा हुआ जाए।
और एक आगे बढ़ता हुआ मुल्क होने का मतलब यह होता है कि वहां सभी लोगों को अपने अपने मजहब प्रैक्टिस करने की आजादी तो मिले, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर सेकुलर नॉलेज हो। नमाज पढ़ने की जगह, पूजा करने की जगह, गीता पढ़ने की जगह घर के अंदर है, मंदिरों में है, मसाजिद में है, इन सारी जगहों पर है। यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज ये होते हैं दुनिया भर का नॉलेज हासिल करने के लिए, जिसको हासिल करके आप काबिल इंसान बनते हैं। ये बात थोड़ी मुद्दे से अलग हो गई, लेकिन चूंकि मैं आपसे रेगुलर बातचीत करता हूं तो मुझे लगा कि ये बात करना भी जरूरी है। आगे की खबर यह है कि हमास ने हिजबुल्लाह को एक खत लिखा है और उस खत में उससे अपील की है कि जंग तेज करे, क्योंकि फिलहाल किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही है सीज फायर की। और यही नहीं, अमेरिका के 2 ऑफिशियल जो सीज फायर की पूरी बातचीत में हैं, उनका भी बयान आया है कि यह बातचीत फेल होने जा रही है। इस बातचीत से फिलहाल कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और यह दर्दनाक खबर है। हम सब बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि एक ढंग की सीज फायर डील वहां पर हो जाए, इजरायलियों और फलस्तीनियों के बीच में बातचीत होकर वो डील हो जाए, ताकि फलस्तीनियों को राहत की सांस लेने को मिले, ताकि वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो बुजुर्ग हैं, वहां की औरतें हैं, वहां के मर्द हैं, वो अपना इलाज करा सकें, चैन से रह सकें। चाइना वगैरह तैयार हैं उसको रीबिल्ड करने के लिए, लोगों के घर फिर से बन सकें, लाइट्स फिर से बन सकें, लोगों को खाना फिर से मिल सके, वहां के लोग भी सर उठाकर जी सकें। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ बताऊं, पिछली बार भी मैंने कहा था और इस बार भी कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, सीज फायर हो जाए, गजा फिर से बन जाए, उस इलाके में शांति तभी होगी, उस इलाके में अमन चैन तभी होगा जब इजराइल और फलस्तीन दोनों आजाद मुल्क बन जाएंगे, यानी फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाएगा। जब तक यह नहीं होगा, जब तक इजराइल लगातार जमीनों पर कब्जा करता चला जाएगा, लगातार जुर्म करता चला जाएगा, तब तक उस इलाके में अमन चैन नहीं होगा। आज हमास है, कल कोई और होगा और किसी न किसी तरह का विवाद वहां पर चलता ही रहेगा। अब अमेरिका के लिए या बाकी मुल्कों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज नहीं कल उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझते हैं, ऐसे ही जंग के हालात बने रहे और मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी जंग हुई, तो यकीन जानिए कि बाकी सबका तो जो होगा वो होगा। अमेरिका और यूरोप के साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। उनकी भी जो बादशाहत है लंबे समय से बनी हुई, वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये बातें मैं लगातार करता रहता हूं, आगे भी करता रहूंगा, आगे भी जो अपडेट्स आएंगे आपको देता रहूंगा। आपके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है इन वीडियोस को दूर तक जाना चाहिए तो इन वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, 3 रुपये रोज़ से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सीधे मदद कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स हमारे पिन कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में है। ये सब मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि हम जनता के भरोसे ही काम करते हैं। आप अगर हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।